1398 में, बाबर 1526 में आ गया था इधर पानीपत के पहले युद्ध में। 1398 में 1398 में बाबर का एक पूर्वज भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तैमूर। कभी नाम सुना आपने, तैमूर लंग, करीना कपूर वाला बेटा तैमूर नहीं, एक आक्रमणकारी आया था तैमूर, और बहुत दुर्दांत आक्रमणकारी था। कहते हैं उसने भारत में जगह जगह जहां पर गया था वहां पे लोगों को कटवा के उनके सिरों की मीनारें चिनवा दी थी उसने, और दिल्ली पर कब्जा किया था, लूटपाट की थी दिल्ली से, और पर वापस चला गया था। जब बाबर आया था तो सांगा को कुछ ऐसा ही लगा कि आएगा, लूटपाट करेगा, दिल्ली को कमजोर करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर वापस गया नहीं, बाबर वहीं रुक गया। बाबर रुक गया तो सांगा को लगा अच्छा बाबर तो यहीं रहेगा भारत में। और उसने, अब चूंकि ये अपने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था, आगरा के पास में भरतपुर, तो उसने भरतपुर वाले इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो सांगा ने कहा अब तू राजस्थान में एंट्री कर रहा है तो अब मैं लड़ूंगा। तो सांगा सामने ही चला गया लड़ने के लिए। बयाना का किला है भरतपुर में, अपने बयाना की जगह, वहां पे बयाना का किला है। और ये किला उसने आपके बाबर ने अपने एक सेनापति को दे रखा, एक मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति था, और मेहंदी ख्वाजा को एक किला दे रखा। इधर से सांगा गया ये किला लेने के लिए। मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि सांगा आ रहा है, उसने बाबर के पास मैसेज किया कि भाई अकेले पार पड़ेगी नहीं, और सेना भेजो, और सांगा बड़ी सेना लेके आ रहा है। तो उसने क्या किया, इधर एक सेनापति और भेज दिया, सुल्तान मिर्जा। हाँ याद हो जाएगा सुल्तान मिर्जा तो, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अजय देवगन का क्या नाम होता है, सुल्तान ही होता है, सुल्तान मिर्जा ही होता है। तो वैसा ही भाई सुल्तान मिर्जा इसका नाम था। तो इधर से मेहंदी ख्वाजा तो पहले से ही वहां का किले का प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है, और सुल्तान मिर्जा एक नया सेनापति है। सांगा के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन सांगा ने इस युद्ध में, 16 फरवरी का युद्ध है भाई, 16 फरवरी 1527 को, लेकिन सांगा इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। बयाना वाले युद्ध के अंदर सांगा जीत जाता है, बाबर को हारना पड़ा। तो बाबर को लगा कि यार सांगा ने तो हरा और दिया, तो बाबर इस बार खुद आए और उसने कहा मैं लड़ूंगा इस बार वापस। और सांगा वहीं बैठ गया, अपने कोई बात नहीं। फिर वह वापस भरतपुर के अंदर ही एक जगह पड़ती है, ये बयाना वाला याद रख लेना भाई, 16 फरवरी 1527 को बाबर और सांगा के बीच का युद्ध है। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, और नई सेना जो आई थी वो सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में आई थी, और जीता इसके अंदर सांगा था। सांगा की तरफ लिखा हुआ, सांगा जीता था इसके अंदर। अब जब बाबर नई सेना लेके आ रहा है उधर से, सांगा उधर ही बैठा हुआ है, इनके बीच में वापस एक युद्ध हुआ, और इस बार जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था खानवा। राजस्थान हिस्ट्री का सबसे टर्निंग पॉइंट, राजस्थान हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, पक्का याद रखना आप। खानवा क्या था, थोड़ी बातें और सुनो। हुआ क्या कि बाबर उधर से नई सेना लेके आता है अपनी, और बाबर सेना लेके बैठ जाता है। सांगा इधर से अपने, सांगा कहते हैं कि सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे थे, और राजाओं को लेटर लिखे कहा कि भाई देख लो, बाबर उधर से तैयारी करके आया एक विदेशी आक्रमणकारी, और तुम मेरा साथ दो, मैं इसके खिलाफ लड़ाई करने जा रहा हूँ। सबने कहा कि हाँ हम भी तेरे साथ तैयार है, तुम अपने कर लड़ाई, हम आ जाएंगे तेरे साथ के अंदर। तो राजस्थान के सारे राजाओं ने अपनी सेना भेजी थी। कहते उसने लेटर लिख के बुलवाया था सबको। तो लेटर लिख के बुलवाने को अपने राजस्थानी में एक टर्म बोलते हैं पाती परवन। तो कोई पूछे, पाती का मतलब लेटर, परवन मतलब भेजना। तो कोई पूछे कौन से राजा ने लेटर भेज के साथियों को सहायता के लिए बुलाया था, तो सांगा ने बुलवाया था। कौन से युद्ध से पहले, तो खानवा के युद्ध से पहले बुलवाया था उसने। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, तो इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। ये तो इधर से सांगा की तैयारी। उधर से बाबर अपने क्या बातें कर रहा है, बाबर को भी पता था शक्तिशाली शत्रु है। बाबर ने अपनी एकदम तैयारियां वरियां करने शुरू की। बाबर के पास में तोपें थी, भारत में सबसे पहले कोई तोपों का यूज करना शुरू करता है, कैनन्स, तो बाबर ही था। बारूद का प्रयोग बाबर ही करना शुरू करता है। उसके बाद तोपे वगैरह थे, उसने तोपे वगैरह अपनी लगवानी शुरू की, अपने सैनिक जो घायल हो गए थे उनको सही करवाना शुरू किया, और अपनी तैयारियां करी। लेकिन भाई बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा थी, और सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हरा दिया था, इसलिए उसके जो सोल्जर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रखा था, बहुत गिरा हुआ कॉन्फिडेंस था। और उन दिनों में कई ज्योतिषियों ने और घोषणा की कि बाबर हार जाएगा, इसलिए सैनिकों को और सबको लगता था यार लफड़ा ही। अब कहते हैं कि महीना भर तक तैयारियां की दोनों ने, और अब जैसे बाबर ने कहा अब युद्ध करना है। जैसे खानवा का युद्ध ना 17 मार्च को हुआ था, याद रख लेना, इसकी तारीख याद रखना भाई, उसकी याद रहे नहीं रहे, उसके एक महीने बाद है लगभग, 17 मार्च, एक महीना एक दिन। हालांकि वो जो मैंने किताब बताई वीर विनोद, श्यामल दास जी वाली किताब, वीर विनोद में तो इसकी तारीख 16 मार्च है। तो आपको कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि वीर विनोद में खानवा युद्ध की क्या तारीख है, तब तो 16 मार्च बता देना। और अन्यथा यूं पूछे खानवा युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च, 17 मार्च 1527 को हुआ था। और बाबर ने अपने सैनिक वैनिक तैयार किए, तोपे वोपे लगाई, और बाबर ने एक दिन अपने सैनिकों को भाषण दिया, और बाबर ने कहा भाई कल अपने लड़ाई करेंगे।
और सैनिकों ने मना कर दिया। सैनिकों ने कहा नहीं भाई, हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों क्यों लड़ाई नहीं करोगे? उसने कहा क्यों नहीं करोगे? एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना के युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारा, और फिर हमने सुना है ऐसा। मुसलमान राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्पाई बहुत अच्छे हुआ करते, सारी न्यूज ला के देते थे। तो पता चला उनका, हमने सुना है कि एक तो सांगा की सेना वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर सांगा के बारे में और सुना है कि इसने आज दिन तक जिससे भी लड़ाई की है उसको रौंद के रख दिया, बींद के रख दिया इसने। फिर हमने और सुना है कि इस आदमी के एक आंख नहीं है, एक पैर से ये लंगड़ा है, एक इसके हाथ नहीं है। अब जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, वो आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं, डाकी है, भूत है, और उससे क्या लड़ेंगे यार, अपने को मारेगा। बाबर को लगा यार यदि सैनिक नहीं लड़े तो अपने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अपने लड़ेंगे कैसे। तो बाबर ने कहते सैनिकों में जोश लाने के लिए बाबर ने और भाषण दिया, और बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है, बाबर खुद के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों में से किसी ने कहा लगता है क्या, दिख ही रहा है। उसने कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है, बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों ने कहा हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत फहमी में हो। बाबर ने खुद के लिए लड़ना चाहता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। बाबर इस्लाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता है, मजहब के लिए लड़ना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, मैदान, पहाड़, नदी और मरुस्थलों में इस्लाम का झंडा फहराया जाए। मैं कल धर्म की लड़ाई करूंगा, मजहब की लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा। जो मुस्लिम राजा युद्ध के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे जिहाद। मैं कल जिहाद करूंगा, और आप में से जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है वो आ जाए, यदि नहीं लड़ना चाहता तो चला जाए। कोई भी नहीं आएगा तो कल बाबर अकेला लड़ेगा, और यदि मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। वे योद्धा जो बिना पैसे के धर्म के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे गाजी, और यदि मैं मर गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और जन्नत में बेहतर हुरे मेरा इंतजार करेगी। उस प्रकार के उसने जन्नत के सपने दिखाए, उस डायलॉग दिए उस प्रकार। तो अब आपकी इच्छा है, आना चाहो तो आ जाना, नहीं आओ तो मत आना। अब थोड़ा यूं मजहब का, इस्लाम का, जन्नत की ऐसी बातें की, थोड़ा सैनिकों के अंदर यूं जोश है। पर फिर भी सैनिकों में कोई एक इंटेलिजेंट था, और उसने कहा साहब रुको एक बात, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि इस्लाम की सेवा करनी है, अल्लाह की बात माननी है, जिहाद करना है, गाजी बनना है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम तो दारू पीते रहते हो। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। और बाबर भाई एक एक नंबर का दारूड़ी आदमी था। आप उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो पेज पेज पर दारू दारू है, हर जगह। मतलब माँ सुबह उठा और शरीर टूट रहा था और मैंने शराब पी, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा, कोई रिश्तेदार आ गए थे और उनके लिए फिर शराब पीनी पड़ी, शाम को मौसम ही थोड़ा ठंडा था, नजाकत देख के शराब पीनी पड़ी। हर जगह वो दारू की बातें करता है, दारूड़ी है, सारे दिन तो दारू पीता रहता है, और तू अब इस्लाम की बातें सिखाएगा। और बाबर को लगा कि यार ये बात तो गलत हो गई। बाबर के हाथ में उस टाइम पैक लिया हुआ ही था, ऐसा डायलॉग तो आदमी पैक लेने के बाद ही दे सकता है, और बाबर ने वो पैक फेंक दिया। और बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उन लोगों का वो जो अंदर पड़ी पेटियां, वो बाबर ने कहा सब फेंक दो, और सारी पेटियां वेटियां उसने फेंकवा दी। इतने में एक फौजी और खड़ा, और उसने कहा कि कुरान ये भी कहती है कि कोई भी मुस्लिम राजा किसी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स नहीं लेगा, किसी मर्चेंट से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और तुम एक टैक्स लेते हो। बाबर एक टैक्स लेता था, तमगा। ये क्या है? बाबर ने कहा कि बाबर प्रतिज्ञा करता है, रेजुलेशन लेता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम ट्रेडर से तमगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब बताओ, अब भाई सैनिक तैयार, नारे लगवा दिए अल्लाह अकबर के, सैनिक सारे तैयार हो गए। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद डिक्लेयर कर दिया था, खानवा के युद्ध को। कोई पूछेगा इस युद्ध, किस युद्ध से पहले बाबर ने शराब नहीं पीने की कस्में खाई थी, खानवा का युद्ध। किस युद्ध से पहले बाबर ने एक टैक्स हटा दिया था, खानवा का युद्ध। कौन सा टैक्स था? तमगा टैक्स था। लेता कौन था? बादशाह लेता था। किससे लेता था? तो व्यापारियों से लेता था, लेकिन उसने सारे हटा दिए थे। सारी बात याद, जिहाद वाली बात याद रखना, शराब वाली बात याद रखना, और तमगा टैक्स वाली रखना। और इधर सांगा क्या करता है? सांगा राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है, और लेटर लिख के उनको बुलाता है, और इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? पाती पर्व। कौन कौन से राजा आए थे, मैं तो एक बार मुख्य मुख्य नाम बता देता हूं, बाकी आपके नोट्स में सारे नाम लिखे हुए होंगे, वहां से आप और पढ़ लेना, पर ये याद रखना थोड़े नाम आप, कि सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन आए थे। तो अपने लो जयपुर से ही शुरू कर देता हूं आपको। जयपुर को तब बोलते थे आमेर, और आमेर से गया था एक बंदा पृथ्वीराज। अलग है भाई, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज नहीं है। फिर ये जोधपुर को बोलते थे मारवाड़, और मारवाड़ से उस समय गया था मालदेव। आगे मालदेव पढ़ेंगे भाई, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ है मालदेव। हालांकि कहते हैं मालदेव उस टाइम राजकुमार ही था। उस समय जो मारवाड़ का राजा था वो तो था गंगा, पर गंगा जी खुद गए नहीं, गंगा जी ने अपने बेटे का तू चला जा रहे। ऐसे बीकानेर,
बीकानेर में राजा तो जेतसी थे, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को भेज दिया था कल्याणमल को। तो ये भी याद रख लेना भाई, बीकानेर जोधपुर दोनों से राजकुमार आए थे, नहीं कि राजा। राजा जेतसी और गंगा थे, लेकिन भेज दिया था उन्होंने कल्याणमल को, राजा ये था। ऐसे ही मेड़ता, मेड़ता से आया था वीरमदेव। एक रियासत सिरोही, सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा। याद रखना, वैसे तो मैं आगे और पढ़ाऊंगा। इस अखेराज को भी उड़ना अखेराज कहते हैं, जैसे उसको उड़ना पृथ्वीराज, इसको उड़ना अखेराज। ऐसे ही आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के बोलते थे वागड़, और वागड़ से आया था उदय सिंह। इस उदय सिंह के बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग हुए हैं, तब तक तो एक ही थे, वागड़ में ही आते थे। इसे ईडर, ईडर में रायमल बारमल वाली लड़ाई थी, तब तो बारमल को हालांकि सपोर्ट नहीं किया था, पर फिर रायमल की डेथ के बाद बारमल को सपोर्ट किया था। इस युद्ध के टाइम बारमल ही राजा था, ईडर से आया था बारमल। अभी मैं एक बता रहा था वो चंदेरी, तो चंदेरी वाला मेदिनी राय की सहायता की हुई, तो वो तो आएगा यार, सीधी सी बात है दोस्त है। तो यहां से आया था मेदिनी राय, मेदिनी राय आ गया था यहां से। और इसके बाद में ये तो मुख्य मुख्य से नाम याद रखना, मैं मिटा के और बताता हूँ आपको। आमेर से आया था पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, हालांकि राजा गंगा है, बीकानेर से कल्याणमल, आरंगी राजा जेतसी है, मेड़ता से वीरमदेव, सिरोही से अखेराज देवड़ा, इसको उड़ना अखेराज भी कहते हैं, वागड़ से उदय सिंह, और ईडर से भारमल। याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना कि भारमल बन गया था अब सांगा को सपोर्ट करने लग गया था, और चंदेरी से कौन है आपके, मेदिनी राय आ गया। दो तीन नाम और रखना। एक चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है अपने सादड़ी, यहां से एक बंदा आया था झाला अज्जा, नाम याद रखना। मैंने कल आपको बताया था कि सलुम्बर वाले जो थे वो सबसे मुख्य सेनापति हुआ करते थे, तो सलुम्बर वाले आए थे इस युद्ध में, और सलुम्बर वालों की तरफ से आया था इसके अंदर रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत नाम है भाई, देख लेना, ये ना थोड़ा याद रख लेना, नाम नोट्स में और लिखा होगा, रतन सिंह चुंडावत आए थे इसमें। फिर एक मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन, वहां रायसीन से एक बंदा साथ देने के लिए आया था सलहदी तंवर। तो देख लो, सब आसपास के सब लोग आ रहे हैं। और दो नाम मैंने आपको अभी बताए थे, एक तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जो था महमूद लोदी, वो आया था अफगानों में, और एक अपने मेवात वाले जो हसन खान मेवाती, नाम में मेवाती लगा लिया, देखो मेवात का था, ये आए थे। तो देख लो, खूब सारी लिस्ट बन गई भाई। इतने राजाओं की सेना होगी, सेना अपने आप में बड़ी हो जाएगी। थोड़े नाम, सादड़ी वाले झाला अज्जा का नाम पक्का याद रखना आप, तो इनका नाम याद रखना, आगे काम आएगा अपने नाम। तो ये मुख्य मुख्य लोग जो इसमें सांगा की तरफ से भाग लेने के लिए आए थे। कहते हैं भाई युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ तो ये नाम तो पढ़ लेना, मैं मिटा देता हूं इनको वापस, है ना। युद्ध शुरू हुआ, एक तरफ आपके इधर तो सेना खड़ी सांगा की, कहते भाई एक तरफ तो सेना खड़ी सांगा की, इधर तो मान लो, और इधर सेना खड़ी बाबर की। सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा, बाबर की सेना थोड़ी कम, लेकिन बाबर के पास में तोपें थी, और इसने अपनी तोपें लगा रखी थी। एक तोप इधर लगा रखी है, हम मिडिवल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, अली और मुस्तफा नाम के इसके जो तोपची थे, और तोपें लगा रखी। अपने राजस्थान वालों ने या इंडिया में तब तक तोपों का प्रयोग हुआ नहीं था, इसलिए ये लोग इतना जानते ही नहीं थे, तोपों के बारे में अवेयर नहीं थे। बाबर ही तोपें लेके आया था पानीपत वाले युद्धों में, उसी ने इस्तेमाल करनी शुरू की थी। इसलिए शुरुआत में जब तोपों वाला हमला हुआ, इसलिए इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और कईयों को तो पता ही नहीं था तोपें क्या होती। आग निकलनी शुरू हुई तो कईयों को लगा कोई देवी देवताओं को सिमर के नहीं है इसलिए नाराज है, कोई भूमियों से आगे प्रसाद बोलने शुरू की। धीरे धीरे पता चला यार इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा अलग हटके युद्ध करने शुरू किए कि अरे आपने इनके तोपों के सामने आओ मत। और तोपें भारी थी, ज्यादा मूवेबल थी नहीं, तो तोपों से हटके युद्ध करना। पर बाबर का युद्ध करने का एक और बड़ा जोरदार तरीका था, तुलगुमा युद्ध पद्धति। अपने लड़ाई का ये तरीका होता था, एक इधर से एक इधर से, आमने सामने की लड़ाई होती थी। हाथी हाथी से, घोड़ा घोड़े से, आपका पैदल पैदल से, तलवार तलवार से, भाला भाले से, सीधा लड़ाई करता था। लेकिन बाबर ने क्या किया, ये सैनिक तो लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई हो ही रही थी, उसने एक टुकड़ी, मान लो ये इधर इधर ये लड़ाई चल रही, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, एक टुकड़ी इधर से और भेजी।
और इन्होंने भी जाके इधर से हमला करना, तीन तरफ से घेर के मारा। ये जो उसका सिस्टम था उसको तुलगुमा पद्धति बोलते। अपने वालों को इधर समझ में नहीं है, एक इधर बंदा लड़ रहा है, एक सामने लड़ रहा है, आपस में तलवार चला, इतने में तिरछा एक आदमी आ गया, उसने तलवार चलाने शुरू की। इतने अपने वालों के इधर तो कह रहे चिटिंग है, इधर से सामने से सामने से एक एक ही लड़ो। लेकिन इतने में तो उन लोगों ने हमला कर दिया और इनको खूब सारा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब सांगा ने देखा, सांगा कहीं बीच के अंदर खड़ा था, लड़ रहा था और हाथी के ऊपर बैठ के, और सांगा ने जब ये देखा कि यार मेरे सैनिक मर रहे हैं, आगे तोपों से मर रहे हैं, तुलगुमा से मर रहे हैं, तो सांगा ने अपने महावत को कहा, जो हाथी चलाने वाला, उसका कि मुझे आगे आगे लेके जाओ। लोगों ने मना भी किया कि साहब आप मत जाओ, आप क्या करोगे युद्ध के अंदर जाके, आप पीछे बैठ के गाइड ही करते रहो हमें। नहीं नहीं मुझे लेके जा, मैं लड़ूंगा खुद। और सांगा खुद आगे लड़ने लगा यहाँ पे। और कहते सांगा जब खुद आगे लड़ने लगा तो बाबर को एक बात बता दी कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या थी, यदि यदि राजा मर जाता या यदि राजा भाग जाता तो सारी सेना भी लौट जाया करती थी, बाद में लड़ते नहीं थे। राजा मर गया तो कहा बस बस अब जाओ, राजा छोड़ो। यहाँ तो ये सिस्टम था कि मान लो वागड़ वाला उदय सिंह अपने 5,000 आदमी लेके खड़ा है, और यदि उदय सिंह लड़ाई की शुरुआत में मर गया तो 5,000 आदमी बाहर निकल जाए। इनकी जो वो जितनी भी सहानुभूति थी वो अपने सेनापति होता उसके प्रति हुआ करती थी, बाकी के साथ में नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ में हमारा तो मैच हो रहा है। तो वो सैनिक निकल गए भाई, सारे के सारे बाहर निकल गए। तो अब सांगा आ गया है, सांगा आ गया यार, सांगा ने आके लड़ाई करनी शुरू की। बाबर को ये बात पता थी, बाबर ने अपने सैनिकों को अपना जो केवल सांगा टारगेट होना चाहिए, इस पे मारो जितने तीर मार सकते हो। तो अब सबने अपने तीर बंदूकें उधर इस्तेमाल करने शुरू की। कहते कोई तीर लगा, सांगा अपने हाथी वाले होदे में गिर गया। बाकी सेना को लगा कि सांगा की डेथ हो गई होगी, इसलिए सेना में अफवाह फैलनी शुरू हुई, सेना वापस भागने लग गई। हालांकि कहते हैं कि मेवाड़ की सेना में जब भी राजा घायल हो जाता था तो राजा वाले मुकुट छत्र पहन के सादड़ी का कोई झाला बैठता था, इसलिए यहाँ पे सांगा की जगह झाला अज्जा आता है। याद रखना भाई, कोई पूछेगा खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किसने किया, तो झाला अज्जा ने। लेकिन तब तक अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई थी, सैनिक सारे भाग गए थे, बाबर युद्ध को जीत गया था। तो खानवा वाले युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है। झाला जान लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाबर की इसमें जीत हुई थी। बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी, तमंचे पे डिस्को करता है उस बाबर ने युद्ध जीत लिया भाई, खानवा वाला युद्ध जीत लिया था। कहते हैं सांगा घायल हुआ, घायल होने के बाद सांगा को दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, वहां पे लेके आए और वहां पे सांगा का इलाज वगैरह करवाया। होश आया तो सांगा ने पूछा भाई कहाँ है आपने, कहा अपने दौसा में बसवा है। तो बाबर युद्ध जीत गया। अब तो बाबर उसके बाद गया था चंदेरी, हुआ गया अब चंदेरी वाला मैदानी राय सांगा का साथ देने के लिए आया था। जैसे बाबर जीत गया तो बाबर ने पूछा कि वो कौन तारे सामने उधर ज्यादा उछल कूद कर रहा था, साहब वो चंदेरी का मैदानी राय, सांगा का अच्छा दोस्त है। तो कहा इस बार हमला मैदानी राय पे किया जाए, तो वो तो चंदेरी गए। तो सांगा ने कहा कि चंदेरी राय ने मैदानी राय ने अपना साथ दिया था, अपने मैदानी राय का साथ देंगे, चलो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए चंदेरी चलेंगे। लोगों ने समझाया कि सर प्लीज एक बार खुद को कांच में देख लो, कितने शरीर पे घाव लगे, 80 घाव है आपके शरीर पे, क्या तो अब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। पर सांगा ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध तो लड़ने के लिए जाऊंगा, और जब तक युद्ध नहीं लड़ लूंगा मैं साफा नहीं बांधूंगा। और अपने सैनिकों को लेके वहां से चल पड़ा। सैनिक बीच में ना ना करते रहे पर नहीं माना। फिर फाइनली चंदेरी के पास पहुंचे तो यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच, यूपी में एक जगह है, वहां पे खाना खाने के लिए बैठे। साथियों को जब लगा कि खुद तो मरेगा, अपने को और मरवाएगा, उन्होंने सांगा खाने में जहर मिलवा दिया। जहर की वजह से सांगा को उल्टियां वगैरह हुई। थोड़ा सा आगे और बढ़े, आगे यूपी में एक गांव और पड़ता था कालपी, यहाँ पे सांगा की डेथ हो गई, वापस ले गए डेड बॉडी। अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़, यहाँ पे सांगा की छतरी है। तो ये 4 जगह याद रखना भाई कि सांगा का इलाज कहाँ पे किया गया, बसवा। सांगा को जहर कहाँ पे दिया गया, इरीच। सांगा की मृत्यु कहाँ पे हुई, कालपी। सांगा की छतरी या सैनिटप उसकी कहाँ पे है, तो उसकी मंडलगढ़। बसवा दौसा में पड़ता है, इरीच कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, मंडलगढ़ जो अपने भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आप यदि रेल मार्ग से बसवा दौसा की तरफ जाओगे तो बसवा बीच में आता है, रेल मार्ग से आपको सांगा का चबूतरा भी दिखाई देता है। पर विडंबना देखिए कि इतिहास का भारत का अप्रतिम योद्धा का जो चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पे सांगा का इलाज किया होता है, सरकारी संरक्षण के अभाव में जीर्ण शीर्ण है, लोगों ने वहां पर कब्जे तक कर रखे। तो अलग सी वो है कि भारत देश अपने योद्धाओं का कभी सम्मान नहीं कर पाया ढंग से, वो सांगा वाले उस चबूतरे को देख के लगता है। तो ये 3-4 चीजें और याद रख लेना भैया। फिर सांगा की डेथ हो गई। सांगा की 2 उपाधियां याद रखना। सांगा की एक तो उपाधि है हिंदू पथ, भाई हिंदुओं का स्वामी, और एक सांगा की उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। मैं बताता हूं, देखो क्या मतलब है। भग्न का मतलब होता है जला हुआ, अवशेष का मतलब टुकड़ा।
या इंग्लिश में कहें तो रेमनेंट्स, रेमनेंट्स बचा हुआ था, जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था। मतलब एक पूर्ण सैनिक नहीं था भाई। जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, तो आप उसको क्या कहोगे? पूर्ण सैनिक कैसे कहोगे? वो तो कविता ही अपनी। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पर था बड़ा योद्धा आदमी, बड़ा उस टाइम का बड़ा राजा होता। मैं बाबर भी खूब तारीफें करता है। और बाबर कहता है कि जब सांगा की सेनाएं निकलती है तो 200 मुस्लिम राजाओं के झंडे उसके सामने झुक जाते हैं। हालांकि अतिशयोक्ति है, 200 मुस्लिम राजा भारत में थे ही नहीं तब, पर बाबर ऐसा कहता है। बाबर ही कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे। टाइटल है, राजा थोड़ा बड़ा टाइटल है, उससे छोटा टाइटल राव, उससे छोटा टाइटल सरदार या सेनापति कर दो। तो याद रखना कि सांगा के दरबार में कितने राजा, कितने राव और कितने सरदार थे? 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। ऐसा कौन कहता है? जैसा बाबर कहता है। बाबर ने इतनी तारीफें की है उसकी। तो ये सांगा और बाबर के बीच की भाई लड़ाई।